हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सीजीएस सर। और आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सीजन फैमिली स्टडी कर रहे थे ऑलरेडी। आज के वीडियो में ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में SO2 और SO3 की बात कर ली थी। अब आज ऑक्सो एसिड्स की बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए एक बार लास्ट वीडियो रिवाइज कर लेना, जिससे रिलेशन बन सके SO2 और H2SO3 में, SO3 और H2SO4 में। नाउ यू कैन इजीली रिलेट दोज थिंग्स। तो देखो, अब अपन ऑक्सो एसिड्स की बात अगर करें तो ऑक्सो एसिड्स नेम तुम जानते हो, ऐसे ही पढ़ा कि जिसमें एसिड जिसमें OH बॉन्ड होना चाहिए, और जो OH बॉन्ड है वही H रिलीज होगा H+ के फॉर्म में। तो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की बात कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम फॉस्फोरिक एसिड सीरीज जो मैंने एक वीडियो में पढ़ाई थी, फॉस्फोरिक एसिड सीरीज को भी रिवाइज कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में अस याद करो 16th ग्रुप चल रहा है ऑक्सीजन फैमिली। 16th ग्रुप में जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें अपन अस वर्ड यूज करते हैं, और जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें मेनली इक वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड की बात हो रही है। H2SO3, तो अगर H2SO3 के जनरल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जनरल स्ट्रक्चर तुम क्या ड्रॉ कर सकते हो इसका? सल्फर का H डबल बॉन्ड हो, OH एंड OH, तो ये ऑक्सो एसिड हो गया। वैसे अपन टेट्राहेड्रल फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं उसी तरीके से। अब ये डाइबेसिक एसिड बन गया, और एन फैक्टर क्या हो सकता है इसका? 1 और मैक्सिमम 2। ये भी H रिलीज हो सकता है, ये भी H रिलीज हो सकता है। इस तरीके से इसको कर सकते हो H2SO3 को। इसका सॉल्ट कौन सा बना सकते हैं? एक H+ रिलीज कर सकते हैं, या ये दोनों H+ रिलीज कर सकते हैं। तो SO3-2 बन जाएगा। अस से जो सॉल्ट बनता है उसको सल्फाइट बोलते हैं, है ना। अस से जो आयन बना वो सल्फाइड, एक से जो आयन बना वो 8 सल्फेट बनेगा। इस बात अपन पहले कर चुके हैं। तो ये हो गया अपना सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अच्छा, अब अगर थायोसल्फ्यूरस एसिड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्मूले पे अगर ध्यान से देखो, H2SO3 है और इसका फॉर्मूला है H2S2O2। तो सोचो अगर मैं इसमें से ये एक ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, 2 हो जाएगा, और उसके प्लेस पे सल्फर लगा दूं तो बन जाएगा H2S2O2। तो सपोज अगर मैंने एक ऑक्सीजन रिमूव करके सल्फर ऐड कर दिया तो H2S2O2 मीन थायोसल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब तुमको एक काम करना है, इसको होमवर्क समझ लो। मैं जितने भी एसिड्स बना रहा हूँ बताता जा रहा हूँ, उनको एक कॉपी पे तुमको फिर से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने हैं और मुझको सेंड करना है, ठीक है। तो थायोसल्फ्यूरस एसिड की बात अभी अपन ने करी। हाइपो वर्ड मैंने बताया था, हाइपो वर्ड अपन कब यूज करते हैं? जब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से थोड़ी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाते हैं। अब सल्फ्यूरस का हाइपो मतलब सल्फ्यूरस में +4 है, तो +4 से कुछ नीचे आ जाओ। तो अगर मैं उस ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का -8, ये +2, तो ये बचा +6, और +6 सिंगल एटम के लिए कितना हो जाएगा? ये +3। तो देखो +4 से +3 पे आ गए, तो यहाँ पे हाइपो वर्ड यूज कर लिया है आपने। पायरो वर्ड अपन कब यूज करते हैं? पायरो वर्ड बताया था मैंने पहले भी कि जब मैं एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेके उसमें से वाटर रिमूव कर दूं, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, उसमें से वाटर रिमूव करो, तो 2 मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया? कितनी H हो गई? 4, H कितने हो गए? 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, और फिर H2O रिमूव कर दो तो ऑक्सीजन बचेंगे 5, H बच जाएंगे 2, तो H2H2O5 बन गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की अगर तुम बात करोगे तो देखो ना, 5 है ना, तो 5 से क्या हो गया? -10, और ये हो गया +2, तो ये कितना बचा तुम्हारे पास? 8 बचा, 8/2 +4। तो केवल वाटर रिमूव होने से ऑक्सीडेशन नंबर पे इफेक्ट नहीं आता है, इस पॉइंट अपन पहले देख चुके हैं। तो ये हो गया अपना पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ये सारे पॉइंट्स हो गए, और इनके स्ट्रक्चर सब ड्रॉ करने की कोशिश करना, है ना। फॉस्फोरिक एसिड सीरीज देखना, उसी से रिलेटेड सब स्ट्रक्चर्स बने। नाउ हम तो सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर की बात भी अगर करूं तो इसमें भी ये तुम्हें कॉमन स्ट्रक्चर और फिर इसके टेट्राहेड्रल फॉर्म बना सकते हो, ठीक है।
अच्छा, इसमें फिर तुम इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म भी ड्रॉ करने की कोशिश करना, अपन ने बॉन्डिंग में पढ़ा था, वो भी ड्रॉ करना रेजोनेटिंग सल्फेट आयन की, खास करके SO4-2 है ना, और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकलना सीखा था बॉन्डिंग में, वो वाला पॉइंट आज ट्राई करना फिर से, साथ साथ रिवीजन करते चलो, बॉन्डिंग का जो भी कॉन्सेप्ट आ जाए उसको यहीं पे रिवाइज करो। तो ये बात हो गई सल्फ्यूरिक एसिड की। ये भी कैसा एसिड हो गया, डाइबेसिक एसिड हो गया। मैं ये H+ रिमूव कर सकता हूँ, ये रिमूव कर सकता हूँ, एक H अगर रिमूव करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HSO4-, मतलब ये बाइसल्फेट आयन बन गया। इसका सॉल्ट बनाऊंगा तो बाइसल्फेट सॉल्ट बन गया, सपोज NaHSO4। एक और H रिमूव करूंगा तो सल्फेट आयन बन जाएगा। लाइक सॉल्ट अगर देखूं तो Na2SO4, मतलब उसको मैं नॉर्मल सॉल्ट कह सकता हूँ, ये बाइसल्फेट सॉल्ट बन जाएगा, बाइसल्फेट आयन, सल्फेट आयन, इस तरीके से। ऐसे ही थायोसल्फ्यूरिक एसिड, फिर वही कहानी, सपोज एक ऑक्सीजन हटा के मैं एक सल्फर लगा दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2S2 और O एक कम हो गया 3 हो गया, तो H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया। पायरो का भी वही सेम केस, कि 2 मॉलिक्यूल्स लेके वाटर रिमूव कर दो, इसी के सामने दूसरा मॉलिक्यूल लिखो, H2O रिमूव कर दो, तो तुमको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिल जाएगा। उसमें फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, जो कि ऑलरेडी नीट में ऐसा एक बार क्वेश्चन बन भी चुका है, क्या कि ये OH है और ये S है, और इस तरीके की, ठीक है। अब आजकल नीट कहते हैं, पहले AIPMT कहते थे। तो क्वेश्चन क्या है, सपोज इसमें से अगर मैं वाटर रिमूव कर दूं, 2 एसिड्स लेके वाटर रिमूव कर दिया, तो देखो यहाँ पे SOS बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, SOS बॉन्ड किसमें होता है। जेईई में भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बहुत से, तो ये SOS बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर तुम इसकी ट्राई करना, है ना, अपने आप ट्राई कर सकते हो, पहले भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ कम टू परऑक्सी एसिड्स। तो परऑक्साइड लिंकेज का मतलब क्या होता है, परऑक्साइड लिंकेज तुम जानते हो, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो और खास करके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो, तब अपन परऑक्साइड लिंकेज की बात करते हैं। तो H2SO5 की अपन बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है अपने को, इसको कह सकते हैं पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड था, इसमें ये OH लिंकेज है, ये S है, SO बॉन्ड, और ये OH, ऐसे कर दिया, तो ये परऑक्साइड लिंकेज आ गई। और सल्फर के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन इधर -1, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये इसका नेम है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड का यूज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आगे चल के, खास करके जब अमाइंस पढ़ेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन के टाइम पे याद रखना कैरोज एसिड का यूज पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ेंगे अपन आगे चल के। फिर मार्शल एसिड की बात करी जाएगा, तो पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अभी देखो मैंने ये बनाया था, तो फिर से मैं बता रहा हूँ इसको कि मैंने क्या किया, कि यहाँ पे ये 2 OH ग्रुप ले लिए मैंने, मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें से सपोज अगर मैं सिर्फ ये H2 हटा दूं, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज बन जाएगी, और 2 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज मींस पर ऑक्साइड लिंकेज, और अब इसका नेम पड़ जाएगा पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से ये इसकी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज और पर ऑक्सी एसिड सीरीज की बात हो गई। अच्छा, आप इनके जब स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे तो ये डाई बेसिक है कि नहीं या मोनो बेसिक है, वो सारे पॉइंट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसी को देखो, ये H रिलीज कर सकते हो, ये H रिलीज कर सकते हो, इसमें अब ये और ये H रिलीज कर सकते हो, तो उसकी बेसिसिटी की बात आपको अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और सीरीज अपन यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, जिसको कहते हैं थायोनिक एसिड सीरीज। थायोनिक एसिड सीरीज, इसमें देखो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। थायो मतलब पहली बात तो सल्फर सल्फर बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ये एक नॉर्मल थायोनिक एसिड मैंने बना दिया।
अब इसका फॉर्मूला हो गया H2O काउंट करो 1 2 3 और 3 इधर क्या हो गया 6 H2SO6। तो ये थायोनिक एसिड बन गया। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से देखो -2 -2 -1 तो कितना हो गया +5। तो +4 से ज्यादा है इसलिए एक नेम दे दिया है। यहाँ भी वही बन जाएगा, सल्फर सल्फर तो दोनों सेम एटम। ये बन गया थायोनिक एसिड सीरीज। अब इसमें सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर H2SNO6, मतलब ये सल्फर के एटम्स में और इंक्रीज भी कर सकता हूँ। तो अब ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, तो बाकी सल्फर एटम्स मैं कहाँ पर अरेंज करूँ? तो देखो उसको इस तरीके से समझ लो, ट्रिक बता देता हूँ। यू कैन इमेजिन लाइक दिस कि बीच में सल्फर अगर एक आ गया बीच में, ये बन गया, तो अब ये बन गया H2S3O6 बन गया, है ना। अब N का फॉर्मूला रखना है मुझे N के फॉर्म में, तो 2 सल्फर तो ये यहाँ पे अवेलेबल है ही, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ N माइनस, अब इमेजिन करो सपोज ये N की वैल्यू 3 रख दूँ, तो 3 - 2 मतलब 1 सल्फर बच गया। N की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो बीच में 2 सल्फर सल्फर बॉन्ड आ जाएंगे। तो इसके सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे कि अगर तुमको H2SNO6 के फॉर्म में दे दिया गया है और आपसे पूछा गया कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे, तो बस यहाँ N की वैल्यू पुट करो और सल्फर सल्फर बॉन्ड काउंट कर लो, और वो ऑब्वियस है जितने सल्फर हैं उनसे कम ही मिलेगा। सपोज अगर यहाँ पे मैं एक ही सल्फर रखूँ तो मेरे को 2 सल्फर सल्फर बॉन्ड मिल रहे हैं केवल। तो इस तरीके से वो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार H2 अगर मैं रिमूव कर दूं, क्योंकि ये H और ये H तो आप रिमूव कर ही सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन से अटैच है, इसीलिए ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहे हैं। मैंने SnO6 - 2 के फॉर्म में लिख दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पे N की वैल्यू कुछ पुट कर दी और तुमसे पूछूं कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है, सपोज यहाँ N की वैल्यू 3 पुट कर दी। नाउ यू कैन से देयर आर 2 सल्फर सल्फर बॉन्ड्स, और सल्फर सल्फर बॉन्ड भी हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं, खास करके जेई में जहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि बताओ कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड्स हैं। तो बहुत इजी सी ट्रिक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत करता ही नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना, बीच में सल्फर ऐड किया, 2 सल्फर ऑलरेडी हैं तो बीच में N-2 लिख दिया, बस अब जितने भी सल्फर कहे जा रहे हैं पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो ये बेसिकली 4 सीरीज हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, परऑक्सी एसिड सीरीज एंड थायोनिक एसिड सीरीज। थायोनिक एसिड सीरीज में इनके सॉल्ट्स की बात अपन और आगे चल के करेंगे, है ना, जिसमें अपन और इनके सॉल्ट्स पढ़ेंगे, तो वो जनरल बात बाद में करेंगे। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, खास करके यहाँ पे जो अपने को 2 एसिड्स पढ़ने हैं, एक सल्फ्यूरस एसिड और दूसरा है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों की बात अब कुछ डिटेल में करने जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखें। और एक बार पहले इस सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर से वीडियो पॉज करके रिवाइज करके रिपीट कर लेना, तो दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अच्छा, अब देखो सल्फ्यूरस एसिड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करने जा रहा हूं H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ये बात अभी अपन ने करी थी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जल्दी से सोचो तुम्हारे दिमाग में क्या है। एक बार मैं ऑलरेडी तुमको इसका स्ट्रक्चर बना कर दिखा चुका हूँ। कैसा एसिड था, डाइबेसिक एसिड था, ये बात अपन कर चुके हैं। स्ट्रक्चर की बात अपन ने पहले कर ली थी, अभी मैंने ड्रॉ किया था, फिर से बता दे रहा हूँ। नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरीके का है, एक लोन पेयर बचेगा ही, टेट्राहेड्रल फॉर्म में शो कर सकते हो, थोड़ा बेंड कर सकते हो, इस तरीके के स्ट्रक्चर बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गया। अब अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं, तो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो? एक बहुत सिंपल सा फंडा शुरू से जो करते चले आ रहे हैं, ऑक्सो एसिड बनाना है तो उसका ऑक्साइड ले लो सल्फर का और उसको वाटर में ऐड कर दो, ये बन गया H2SO3। इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लिया तुमने, कंपाउंड फॉर्म कर लिया, ठीक है। और क्या कर सकते हो, और कोई तरीका?
H2SO3 बनाने का सोचो, अपन कई मेथड पढ़ चुके हैं। एक तो डायरेक्ट अपन ने SO2 को वाटर में ऐड कर दिया तो H2SO3 बन गया है। और क्या कर सकता हूँ मैं, देखो एक और तुम्हें मेथड पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैंने थायोनिल क्लोराइड ले लिया SOCl2 और उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, दैट विल आल्सो गिव यू H2SO3 प्लस H3। कैसे, ये थायोनिल क्लोराइड है, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूं। और सपोज मैंने ऐसे लिख दिया HOH, ये Cl रिमूव करो तो क्या बचा, H डबल बॉन्ड O और 2 OH, मतलब क्या बन गया मेरे सामने, यही बन गया H2SO3। तो थायोनिल क्लोराइड से भी अपन H2SO3 उसकी हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये थोड़ा याद रख सकते हो, इसका यूज आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। थायोनिल क्लोराइड का यूज जब अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा, उसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, सल्फ्यूरस एसिड की प्रिपरेशन की। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बहुत ज्यादा तो इसकी प्रॉपर्टीज में तुमको देखने को नहीं मिलेगा, पर what you can see about its oxidizing and reducing properties. Now why I am saying about oxidizing and reducing properties, so let's see, suppose now you can assume what is oxidation number, H2SO3. So oxidation number of sulfur is 4. It is neither minimum nor maximum. तो अपन ने देखा था जब भी मिडिल में है तो वो खुद ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। सो इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सपोज तुमसे पूछा जाए, ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, उनको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और तुमसे पूछा जाएगा बताओ विच कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक क्वेश्चन बनाया, विच ऑफ दीज कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरीके का क्वेश्चन बनाया। अब उसमें मैंने ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया H2SO4, ऑप्शन नंबर 2 मैंने दे दिया H2SO3, ऑप्शन नंबर 3 मैंने दे दिया SO2, ऑप्शन नंबर 4 मैंने दे दिया HNO3 एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस वी कैन मेक। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को देखने को मिल रहा है +6, ये है +4, ये भी है +4, ये है +5। नाइट्रोजन का मैक्सिमम यहाँ पे है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है, ये मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, सल्फर का मिनिमम -2 होता है, मैक्सिमम +6। सो दीज टू कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। इस तरीके का क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकता है। मोर देन 1 करेक्ट में है तो आप ये दोनों ऑप्शन कर देंगे, और अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो इसमें से एक ऑप्शन चेंज करके कुछ और दे दिया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो H2SO3 दोनों की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल बताओ H2SO3 की ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले तुम ऐसे ही लिख सकते हो कि सपोज मैंने लिख दिया H2SO3 और भाई मैंने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी। तब जल्दी से सोचो क्या बनेगा इसकी रिएक्शन करने से, केवल सिंपल मुझे इसका ऑक्सीडेशन कर देना है एंड आई कैन मेक H2SO4। बाकी तो सिर्फ बैलेंस करने वाली बात है, बैलेंस करनी है तो H2SO4 बन गया। क्लियर हो गया ना। इसमें इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और अगर इसका ऑक्सीडेशन है तो ये किसी दूसरी चीज को क्या कर सकता है, रिड्यूस। ऐसे ही सपोज मैंने एक रिएक्शन लिख दी, मैंने लिख दिया H2SO3 और साथ में H2S लिख दिया और इससे प्रिपेयर किया सल्फर प्लस H2O, बाकी फिर बैलेंस कर लिया। अब तुम सोचो यहाँ पे किसकी तरह ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4, यहाँ क्या हो गया 0,
यहाँ क्या है -2 से 0 मीन्स यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, है ना। तो इसने किसकी तरह काम किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, इसने किसकी तरह काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो H2SO3 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत से मिलते हैं, 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, इन विच रिएक्शन दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, या पूरी रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सिंपल से होते हैं, रेडॉक्स अगर क्लियर है यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। और एक तरीके का ये H2SO3 की प्रॉपर्टी को भी शो कर सकते हैं, नाउ वी कैन शो लाइक दिस। तो ये बात हो गई बेसिकली किसकी, H2SO3 की। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में H2SO3 की बात अपने को नहीं करनी है। नाउ कम टू H2SO4 जिसको डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो को आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री के लिए H2SO4 इज इम्पोर्टेंट, वेदर इट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान देना, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है अपने को। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसिड है कि इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। सोचो ना कितनी बड़ी बात है। इनफैक्ट कई बार तो कंट्रीज की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, कंट्री कितनी बेटर है उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन और कंजम्पशन से देखा जाता है। सुनने में भी चलेगा पर ऐसा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इतना इम्पोर्टेंट एसिड है, कॉमर्शियली भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं एक बार जल्दी से बता दे रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, वो तुम ऑलरेडी देख भी चुके हो, है ना। जो भी मैंने बात करी थी, डाइजेस्टिक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। एक ऐसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अपन 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स पहले ही देख चुके हैं कई बार, है ना। उसमें से एक ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स मैंने तुमको कौन से बताए थे, ये तुम मुझको आज लिख के भेजोगे व्हाट्सएप पे, समझ लो तुम्हारा होमवर्क हो गया है, ठीक है। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब इसको अपन ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ऑयल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि विस्कस होता है थोड़ा सा। विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहा जा रहा है, देखो ग्रीन विट्रियोल जो होता है, फेरस सल्फेट, इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। इसका डिकम्पोजिशन कर दो, डिकम्पोजिशन के लिए हीट करना पड़ेगा आपको। तो फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन करोगे तो अपने को H2SO4 मिल जाए। H2SO4 प्लस SO2 प्लस वाटर और साथ में फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा, Fe2O3। तो ग्रीन विट्रियोल का डिकम्पोजिशन से मिल सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए यहाँ से नाम इसका पड़ गया ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये तो एक इसके नेम से रिलेटेड पॉइंट हो गया, और एक तरीके से तुम इसको इसकी प्रिपरेशन के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं तो उसमें याद रखना एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एज फार एज क्लास 12 इज कंसर्न, सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड्स में, और उसपे बीच में एक स्टेप आएगा जिसमें जेईई और नीट पे क्वेश्चंस बनते। तो ध्यान से देखो क्या है, मैं बात करने जा रहा हूं नंबर 1 कांटेक्ट प्रोसेस। तो कांटेक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, नंबर 1 फर्स्ट स्टेप क्या है कांटेक्ट प्रोसेस का, मैं क्या करूंगा, पहले SO2 प्रोड्यूस करूंगा। SO2 प्रोड्यूस करने के लिए मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन कर सकता हूं सिंपली, और मुझे SO2 मिल गया। ऐसा करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, रोस्टिंग कर सकता हूँ, जो मैंने बताया था सल्फाइड ओर का। सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट, लास्ट वीडियो में इसकी बात करेगी। तो जिंक ऑक्साइड और SO2 बन गया।
आयरन सल्फाइड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं सल्फाइड हो, बाकी तो बैलेंसिंग का खेल है। तो ये कहानी हो गई। जिंक सल्फाइड के रोस्टिंग से अपने को SO2 मिल सकती है, यहाँ से SO2 मिल सकती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में मेनली अपन इस रिएक्शन का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकेंड स्टेप क्या है। अब SO2 तो बन गई और तुम जानते हो कि SO2 एयर में क्या फॉर्म कर सकती है, SO3। इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऐसे में लिख देना हो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी देख सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो जनरली अपन लिख देते हैं ये एक्सोथर्मिक है और ये होती भी है। पर इसको रिएक्ट कराने के लिए एक मुझे नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो करीब कई बार अपन 400 डिग्री भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो इतने हायर टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर जाएगी। तो हाउ यू कैन इंक्रीज यील्ड ऑफ SO3, नाउ व्हाट विल यू डू। तो यहाँ पे फिर अपन ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ऐसा अपन ने हेबल्स प्रोसेस के टाइम पे भी किया था जब अमोनिया प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ आई कैन इंक्रीज यील्ड ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो उसका आंसर मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज किया जाए इक्विलिब्रियम में, so it will shift towards that side where number of moles of gaseous product or reactants are less. Gaseous ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ओवरऑल अगर रिएक्टेंट में देखोगे तो 1 हाफ या 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को, वैसे भी देख सकते हो। ओवरऑल इधर नेट मोल्स ज्यादा है, इधर कम है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे SO3 की तरफ रिएक्शन मूव कर जाएगी, ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज प्रेशर। एक पॉइंट ये बन गया। सेकेंड पॉइंट क्या कर सकता हूं मैं, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा सकता हूं, इंक्रीज O2। थर्ड में क्या कर सकता हूं, कोई कैटलिस्ट यूज कर सकता हूं, यूज कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो सकता है, इससे V2O5 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे SO3 की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। ये इससे रिलेटेड पॉइंट अपने को जेई और नीट में देखने को मिलते हैं, IIT और नीट में। इसमें एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी बना के रखा जा सकता है इक्विलिब्रियम के फॉर्म में, कि भाई रिएक्शन दे दी, फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, फिर उसमें किसी सब्सटेंस का अमाउंट पूछ लिया इक्विलिब्रियम पे क्या है, इनिशियल अमाउंट दे दिया, इक्विलिब्रियम पे अमाउंट पूछ लिया गया, या इनिशियल अमाउंट दे के इक्विलिब्रियम पे अमाउंट बता दिया गया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया जाए। ऑल दोस क्वेश्चंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम नाउ वी कैन मेक एट दिस पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल पूरी बात कि कैसे इसकी यील्ड इंक्रीज कर सकता हूँ, उससे रिलेटेड सारे ये पॉइंट हो सकते हैं। ये दोनों पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट की बात तो बिल्कुल अलग है, वो तो आपको याद रखना है। यहाँ पे V2O5 यूज करते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट। ये बात हो गई किसकी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। सेकेंड स्टेप हो गया। नाउ कम टू थर्ड स्टेप। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अगर थर्ड स्टेप की मैं बात करूँ तो थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, SO3 तो बनी गई, SO3 को वाटर में ऐड कर दो, दैट विल गिव यू H2SO4, है ना, ऑक्साइड है नॉन मेटल का। वाटर में क्या फॉर्म करेगा, अपना एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन नंबर। तो SO3 से क्या बना सकता हूं मैं, H2SO4। इसके बजाय अपन और क्या कर लेते हैं, यहाँ पे SO3 को ही अपन सल्फ्यूरिक एसिड में मिला देते हैं। पहले तो थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड लेके उसमें मिला दिया। अब इन दोनों को मिला के कई बार अपन H2SO7 लिख देते हैं, इसको ओलियम कहते हैं, या फिर सिंपली मिक्सचर के फॉर्म में ही छोड़ दिया जाता है। H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को भी अपन ओलियम कई बार बोल देते हैं। ओलियम के फॉर्मूले के फॉर्म में अपन H2S2O7 लिखते हैं। ऐसा क्यों किया गया, डायरेक्ट वाटर में ऐड करके क्यों नहीं H2SO4 प्रिपेयर कर लिया गया, वाई दिस इज डिसॉल्व्ड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड अगेन। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उस पे देखो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इसी के आगे। उस पे क्या क्वेश्चन बना सकते हैं अपन, कि एक बार जब ये SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर मुझे मिल गया है, जिसको तुमने H2H2O7 लिख दिया है,
इसमें अगर वाटर ऐड करोगे फिर से तो फिर क्या बन जाएगा, H2SO4, बाकी तो बैलेंस कर दो, ये हो गया। तो H2SO4, तो मैं इसके डाइल्यूशन से डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 बना सकता हूँ। और फिर याद करो ओलियम पे फिजिकल में अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि 109% ओलियम, वो कहाँ से बना, 109% ओलियम की बात आ गई, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक बात कर रहा हूँ बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसी के आगे मैं नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूँगा, ठीक है।